हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पाथवे पे। तो आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम लोग फर्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। और फर्स्ट सवाल जो है हमारा वो ये रहा कि निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। Which of the following material is most suitable for making connecting wire is it best। तो हमें ये बताना है कि जो तार हम लोग यूज करते हैं अपने घर में, उसके लिए सबसे बेस्ट मटेरियल कौन होता है। तो सबसे बेस्ट मटेरियल जो होता है वो होता है कॉपर। सबसे बेस्ट मटेरियल जो है वो कॉपर होता है। कॉपर को ही हम लोग यूज करते हैं। जो हम लोग घर में तार यूज करते हैं उसमें जो मटेरियल होता है तार में, वो किसका होता है, तो वो होता है कॉपर का। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है। फ्रॉम व्हाट मटेरियल इज द फ्यूज वायर मेड। तो हमें ये बताना है कि फ्यूज तार किस मटेरियल से निर्मित होता है, किस पदार्थ से निर्मित होता है। तो फ्यूज तार जो होता है वो लेड और टीन का मिश्र धातु होता है। तो लेड और टीन का जो मिश्र धातु है उसी का हम लोग यूज करते हैं फ्यूज तार को बनाने में। ठीक है, तो फ्यूज तार को बनाने में किस पदार्थ का यूज करते हैं, तो हम बोलेंगे लेड टीन का मिश्र धातु। तो फ्यूज तार को बनाने में हम लोग किस पदार्थ का यूज करते हैं, तो हमारा आंसर होगा लेड और टीन का मिश्र धातु। लेड और टीन का मिश्र धातु। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। और नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो ये रहा कि सवाल हमें क्या बोला है कि दो सेल का विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 एवं E2 है। विद्युत वाहक बल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो जिसके हमें शॉर्ट में सिंबल होता है कैपिटल ई। तो वही हमें दिया गया है कि ईएमएफ का वैल्यू, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होता है ईएमएफ। ईएमएफ का वैल्यू हमें फर्स्ट का दिया हुआ है E1 और सेकंड का वैल्यू हमें दिया हुआ है E2। तो एक है हमें E1 और एक दिया हुआ है E2। ठीक है, चलो। तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 एवं R2 है। तो आंतरिक प्रतिरोध हमें दे दिया है कि एक R1 है और एक R2 है। तो एक R1 है और एक R2 है, जिसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। इन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो इन सेलों को हमें किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो आपको यह बताना है कि उसका समतुल्य विद्युत वाहक बल मतलब नेट ईएमएफ कितना होगा। तो हमारे पास दो सेल है। तो फर्स्ट सेल का जो ईएमएफ है वो E1 है और उसका आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल r1 है। और सेकंड सेल का जो ईएमएफ है वो E2 है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो R2 है। हमें उसे जोड़ना है श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं उस सेल को, तो हमारा जो ईएमएफ आता है वो आता है E1 प्लस E2। वो कितना आता है बोलो, E1 प्लस E2। लेकिन अगर मान लो इसी सवाल में हमें यह पूछ दिया जाए कि अगर उन दोनों सेलों को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हमारा समतुल्य ईएमएफ कितना होगा, तो उसे हम कैसे करेंगे। तो आपको याद रखना है कि अगर आप उसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आपका समतुल्य ईएमएफ जो होगा वो होगा E1 R1 प्लस में E2 R2 और बाई में R1 प्लस R2। तो श्रेणी क्रम में जोड़ेगा तो E1 प्लस E2 होगा और समांतर क्रम में जोड़ेगा तो E1 R1 प्लस में E2 R2 और बाई में R1 प्लस R2। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। ये रहा मेरा नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है क्या, इसके एक बार पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमें यह बोला गया है कि तीन प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R है, भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजित किए गए हैं, इनमें से कौन सा प्राप्त नहीं हो सकता। Each of resistance R are three resistor is connected in different way, which of this cannot be obtained। तो तुम्हारे पास तीन रजिस्टर है, तुम्हारे पास जो है वो तीन रजिस्टर है। तो हमारे पास तीन रजिस्टर है, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। तो तीन रजिस्टर है। अब इसको हम अलग अलग तरीके से जोड़ सकते हैं। तो एक तरीका तो हमारा सामने है कि अगर हम इसे जोड़ दें
श्रेणी क्रम में। तो अगर हम इसे श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो हमें पता है कि होता है वो सारे का सम, मतलब कि 3R। अगर हम इसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे, पैरेलल जोड़ेंगे, तो आरपी कितना आ जाएगा, तो आरपी हमारा आ जाएगा R/3। तो श्रेणी में जोड़े हैं तो 3R, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमें। अगर समांतर में जोड़ेंगे तो R/3, मतलब ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ये भी हमें मिल जाएगा। हमें ये बताना है कि कौन नहीं मिल सकता। तो हमें अगर श्रेणी में जोड़ेंगे तो R/3 मिलेगा, अगर हम समांतर में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा बोलो, 3। हाँ, श्रेणी में जोड़ेंगे तो 3R मिलेगा और समांतर में जोड़ेंगे तो R/3 मिलेगा। अच्छा, एक तरीका और है इसको जोड़ने का, आप इसे ऐसे जोड़ो, 2 को जोड़ दो आप समांतर क्रम में और 1 को जोड़ दो श्रेणी क्रम में, ये भी हो सकता है। चलो देखते हैं इसको कितना आता है। ये R हो गया, ये भी R हो गया। अब इसे जोड़ना है, ये भी R है। देखो ये दोनों जो है वो समांतर क्रम में है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे R/2। एक पॉइंट आप याद रखना कि अगर तुम्हारे पास प्रतिरोध, तुम्हारे पास n प्रतिरोध है और उन सारे प्रतिरोध का मान सेम है, अगर उसे आप श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो उसका समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला जो होता है वो होता है NR। कितना होता है बोलो, वो होता है NR। लेकिन अगर हम उसे जोड़ दें समांतर क्रम में तो उसका समतुल्य प्रतिरोध जो होता है वो होता है तुम्हारा R/N। R/ कितना होता है, N होता है। तो अगर हमारे पास N रजिस्टर है और उन सारे रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R है, अगर आप उसे श्रेणी क्रम में जोड़िएगा, सीरीज में जोड़िएगा, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा NR। लेकिन अगर उसे हम पैरेलल में जोड़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, तो उसका जो RP आएगा वो आएगा R/N। यहाँ से एक पॉइंट और भी आप ध्यान रख सकते हो, इन दोनों का कभी कभी रेशियो पूछ लेता है, RS/RP। RS/RP, तो RS कितना है, NR, RP कितना है, R/N। सॉल्व कर देंगे, R से R कैंसिल आउट, ये N चला जाएगा ऊपर तो N²। तो हमें एक रिजल्ट यहां से भी मिल गया कि RS/RP का वैल्यू जो होता है वो N² होता है। RS कितना होता है, NR होता है। RP कितना होता है, R/N होता है। और RS/RP कितना होता है, तो बोलेंगे N² का वो बराबर होता है। ठीक है, तो आप चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करना है हमें। तो ये दो प्रतिरोध है यहाँ पे और दोनों का वैल्यू सेम है, यहाँ भी कैपिटल R और यहाँ भी कैपिटल R। ठीक है, तो इन दोनों का समतुल्य कितना आ जाएगा, R/2 आ जाएगा। अब इसे जोड़े हैं किसके साथ बोलो, इसके साथ, तो इन दोनों का नेट वैल्यू आया है R/2 और ये कितना है बोलो, R। इसको सॉल्व कर दो, एलसीएम आ जाएगा 2, तो हो जाएगा तुम्हारा R + 2R, मतलब कि 3R/2। तो एक आंसर हमें यह भी मिल सकता है कि जब हम उसे 2 को पैरेलल में और 1 को सीरीज में जोड़ दे तो 3R/2 भी हमें मिल सकता है, मतलब ये भी हमें आंसर नहीं होगा। तो हमें अब एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, D। तो D को हमें चेक थोड़ी करना है, हमने 3 ऑप्शन को तो छाट दिया और ये जो हमारा जो क्वेश्चन है वो 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सही है, तो हमने 3 ऑप्शन को छाट दिया, बचा कौन सा, D। अब हमें D को चेक करने की जरूरत नहीं है, D आंसर आ ही नहीं सकता क्योंकि आपके पास 3 रजिस्टर है, आप उस 3 रजिस्टर को किसी भी तरह जोड़िएगा तो कभी भी आंसर मेरा 2R/3 नहीं आएगा। अब देखो 3R कब आता है, जब उसे श्रेणी में जोड़ेंगे। ये R/3 कब आएगा, जब समांतर में जोड़ेंगे। ये 3R/2 कब आएगा, जब 2 को पैरेलल और 1 को सीरीज में। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलो। ये रहा मेरा नेक्स्ट सवाल, बोला एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर तिगुना कर दे। इसको हमने कर दिया है तिगुना, 3 टाइम्स लंबा कर दिया जाता है तो तार का नया प्रतिरोध होगा। तो तुम्हें ये बोला गया है कि तुम्हारे पास एक तार है, एक वायर है, आप उस वायर को खींचकर कर लो 10 गुना, तिगुना कर देना है, उसकी लंबाई को तिगुना कर देना है। जैसे हमारे पास एक वायर है, ये हमारे पास एक वायर है और इस वायर का लेंथ कितना है, L। और चलो इस वायर का हम रेजिस्टेंस उसने दे रखा है और रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम है। इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है 10 ओम। कितना ओम दिया हुआ, 10 ओम। आपने क्या किया, इस वायर को खींचा
और इस वायर को खींचकर तिगुना कर दिया, मतलब अब इसका लेंथ जो है वो 3L हो गया। तो हमें ये पूछा गया है कि बताओ अब इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा। तो उसे कैसे हम फाइंड करेंगे, आप जरा ध्यान देना। सबसे पहले हमें R और L के बीच में चाहिए रिलेशन। तो R और L के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो आप जानो कि R1 बाई R2, R1 बाई R2, R1 बाई R2 जो होता है वो होता है L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। R1 बाई R2 जो है वो L1 बाई L2 का होता है होल स्क्वायर। तो अब चलिए हमें वैल्यू को पुट करते हैं। R1 का मान है हमारा 10, R2 हमें नहीं पता। चलो L1 कितना है, तो L1 तो हमारा L ही है, लेकिन L2 कितना हो गया बोलो, 3 टाइम्स मतलब कि 3L। इसका हमें कर देना है स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो देखो L से L कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा बटे में R2। इसको सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 1/3, 1/3 का होल स्क्वायर, 1/3 का होल स्क्वायर आएगा भाई 1/9, 1/9। आप क्रॉस करो, यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा R2, और यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 90। तो हमने यहाँ से एक फाइंड कर लिया कि जो हमारा R2 होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 10 ओम, सॉरी 90 ओम। कितना हो जाएगा, 90 ओम। तो अगर आप एक 10 ओम की तार की लंबाई को खींचकर अगर आप तिगुना कर देते हैं तो उससे तार का प्रतिरोध जो हो जाएगा वो हो जाता है कितना बोलो, 9 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है, 9 गुना हो जाता है। ठीक है, आप इसे डायरेक्ट भी बना सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से, डायरेक्ट हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहां ये रखना कि आप बताओ कि आपके पास, यहां पे जरा सोचिए कि आपके पास 10 ओम का था, आपने उसको तिगुना किया, तिगुना किए तो हो कितना गया, 90। 90 का मतलब है कि अगर आप उसको तिगुना कर दीजिएगा तो वो उसका स्क्वायर हो जाता है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 9 में हम 10 से गुना करेंगे कितना आएगा, 90। अगर हमारे सवाल में ये बोल दिया जाए कि एक 10 ओम की तार की लंबाई को खींचकर दुगुना कर दिया जाए, अगर हम इसे दुगुना कर देंगे तो हमारा नया वाला रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। आपको उतना काम करने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर लो, ये दुगुना किया है ना, 2 का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। पहले कितना था, 10, तो 10 में 4 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 40। अब इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर मान लो हमने कहा दिया 5 गुना कर दिया, कितना गुना कर दिया बोलो, 5। आप कुछ नहीं करना, 5 गुना किया, ठीक है चलो कोई बात नहीं। 5 का स्क्वायर होता है 25, स्टार्टिंग में कितना था, 10, तो 25 में 10 से गुना कीजिए, कितना आएगा बोलो, 250। तो आपको जब भी इस तरह का सवाल आए ऑब्जेक्टिव में, अगर वो सब्जेक्टिव सवाल है, 2 मार्क्स का सवाल है, तो आप तो ऐसे कीजिएगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव सवाल है तो आप इसे शॉर्ट में कर सकते हैं। वो जितना गुना करता है आपको उसको स्क्वायर कर देना है और स्टार्टिंग के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर वो 10 गुना करेगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, और 100 को स्टार्टिंग का वैल्यू जो भी हो, अगर यहाँ 10 है तो 10 से गुना करेंगे, और 2 रहा तो 2 से गुना करेंगे। यहाँ 10 है तो 10 से गुना करेंगे, तो 100 में 10 से गुना करेंगे, 1000 आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट सवाल हमारा ये रहा। नेक्स्ट सवाल जो है बोला, एक 220 वोल्ट और 1000 वाट का बल्ब को हमने 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है। बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति होगी। बोला ये 220 वोल्ट 1000 वाट, 1000 वाट, 1000 वाट बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 110 वोल्ट सोर्स। द पावर कंज्यूम बाई द बल्ब विल बी। अब जरा देखो, अगर आप बल्ब खरीदने गए होंगे तो बल्ब में देखा होगा, उसमें इंडिकेट किया जाता है कि उस बल्ब का पावर कितना है और वो बल्ब जो है वो कितना वोल्टेज ले सकता है। ठीक है ना, तो बल्ब का ये जो है ना, ये मैक्सिमम वोल्टेज है कि बल्ब पे लिखा हुआ है कि वो 220 वोल्ट तक वो ले सकता है, और उसका शक्ति कितना है, तो शक्ति जो है उसका 1000 वाट है। लेकिन हमने उस बल्ब को घर पर लाकर कितने वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया, 110 वोल्ट के स्रोत से हम इसको जोड़ दिए। तो हमें ये बताना है कि वो अब कितना शक्ति खर्च करेगा। ठीक है, अब जरा यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए।
आप बल्ब का पहले निकालो रेजिस्टेंस। आपका बल्ब का पावर कितना है, तो हमें बल्ब का पावर जो है वो 1000 है। बल्ब का वोल्टेज कितना है, वोल्टेज हमारा V है, ठीक है ना। हम निकालेंगे इसका रेजिस्टेंस। हमें एक फॉर्मूला पता है कि P जो होता है वो होता है V²/R। P जो होता है वो कितना होता है, V²/R। तो आप बताओ यहाँ से कि R कितना आ जाएगा। R जो आ जाएगा वो हो जाएगा V² में P। V² मतलब कि 220, तो 220 हो जाएगा इंटू में 220 हो जाएगा। बताओ P का मान कितना है, 1000 वाट। तो हम यहाँ से लिखेंगे 1000 वाट। सॉल्व कर देंगे, ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट। ये हो जाएगा मेरा 22 गुना 22 और बटे में हमारा आ गया 10। ये हमने R का मान निकाल दिया, ठीक है। अब बताओ कि हमें बल्ब का रेजिस्टेंस पता है वो 22 गुना 22 है और बटे में कितना 10। लेकिन इस बल्ब को हमने 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा है, तो हमें शक्ति निकालना है। और शक्ति का फॉर्मूला आपको हमने बता चुके हैं कि शक्ति क्या होता है। शक्ति जो होता है वो होता है V²/R। V²/R और V हमें बताया गया है कि 110 वोल्ट है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 110 वोल्ट। और R का मान कितना है, R का मान हमने निकाल चुके हैं, वो है 22 गुना 22। 22 गुना 22 और ये 10 चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा ऊपर। आप इसे काटो तो 22 से कट जाएगा 5 बार में, और 5 से कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 5 को रहने दो। इसे काटो 11 बार में और ये हो जाएगा तुम्हारा 5। तो हम गुना कर देंगे, 5 में 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा ना, और बटे में 11। तो हमारा जो पावर आएगा वो इतना आ जाएगा 25/11 वाट। तो कितना पावर खर्च होगा भाई, तो पावर जो खर्च होगा वो हमारा आ जाएगा। अच्छा सॉरी, 1 मिनट, गलत हो गया यहाँ पे। गलत क्या हुआ जरा आप ध्यान दीजिए। गलत हुआ सवाल में, उसको देखेंगे कहाँ पे गलत हुआ है। तो हमें गलत ये किया है कि हमारे सवाल में स्क्वायर है। चलो, हमारे सवाल में यहाँ पे V² है, तो V² है तो हमें 110 को 2 बार लिखना होगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे 110, अरे भाई चलो, 110 गुना 110 और बटे में R का मान हमने पहले निकाल चुका था। कितना आया था भाई बोलो, R का मान आया था हमारा, ये लिखा हुआ 22 गुना 22, 22 गुना 22 और बटे में 10। तो 10 को हम लोग लेके जाएंगे ऊपर, तो 10 चला जाएगा ऊपर। अब इसे सॉल्व कर दो आप। 22 को काटो 5 बार में, फिर ये 22 इसको काटो 5 बार में। देखो 5 में 5 से करेंगे 25 और 25 में 10 से करेंगे 250। तो हमने यहाँ से फाइन कर लिया कि हमारा जो शक्ति खर्च होगा वो कितना हो जाएगा, तो 250। कितना शक्ति खर्च हो जाएगा बोलो, 250 हो जाएगा। फिर से आप इसे देख लो एक बार, ये ऑब्जेक्टिव साथ साथ आपको सब्जेक्टिव पूछ सकता है। तुम्हें बोला है कि एक बल्ब है जिसका वोल्टेज कितना बोलो, 220 वोल्ट लिखा हुआ है और 1000 वाट लिखा हुआ है। हमने इस बल्ब को जोड़ दिया है 110 वोल्ट के स्रोत से। तो हमें पूछा गया है कि बल्ब द्वारा खपत की गई शक्ति क्या होगा, ऊर्जा क्या होगा, पावर क्या होगा। हमने क्या किया, पहले हमने बल्ब का निकाल लिया रेजिस्टेंस। कैसे निकालेंगे, P= होता है V²/R। तो बताओ R क्या हो जाएगा, V²/B। P हो जाएगा। V का मान कितना है बोलो, 220 वोल्ट। 220 इंटू 220 बटे में 1000। अब इसे सॉल्व करेंगे, एक ये कट गया, एक ये कट गया, रहने दो इसे। 22 गुना 22 बटे में 10। इसे सॉल्व अभी नहीं करना क्योंकि हमें इसे वैल्यू पुट करना था। हमें क्या निकालना है, शक्ति निकालना। शक्ति क्या होता है, P= V²/R। V का मान कितना है 110, 110 गुना 110। R का मान कितना था 22 गुना 22 बटे में 10। 22 गुना 22 बटे में 10 करेंगे, कहाँ जाएगा ऊपर। 22 से काटो इसे 5 बार में, 22 से काटो इसे 5 बार में, 5 में 5 से करेंगे 25, 25 में 10 से करेंगे 250 वाट। तो ये जो बल्ब है, अगर इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ देते हैं तो ये कितना शक्ति खत्म करेगा, तो ये खत्म करेगा जो शक्ति है वो 250 वोल्ट शक्ति खत्म करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल जो है वो किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम है, हाँ, किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम
क्रमशः आधारित हैं। तो आपको बताते हैं कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आधारित होता है आवेश संरक्षण के नियम पर। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किस पे आधारित होता है? आवेश संरक्षण के नियम पे। और किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम पे। तो हमें वो वाला ऑप्शन खोजना है जिसमें आवेश पहले ऊर्जा बाद में, वो है ऑप्शन डी। किरचॉफ का फर्स्ट नियम जो है वो किस पे बेस्ड है? तो बोलेंगे आवेश संरक्षण, मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और जो सेकंड नियम है वो है ऊर्जा संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो ये है कि तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है क्या है? अतिचालक, अर्धचालक, इनमें से कोई नहीं, या विद्युत रोधी। तो आपको ये बताना है कि अगर हम ताप को बढ़ाते हैं और ताप को बढ़ाते समय अगर रेजिस्टेंस हमारा कम जाता है तो वो कौन सा पदार्थ होगा? तो वो जो पदार्थ होता है वो होता है हमारा सेमीकंडक्टर। वो कौन सा पदार्थ होता है? वो पदार्थ होता है हमारा सेमीकंडक्टर। तो वो पदार्थ है हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर केस में क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो उसका रेजिस्टेंस कम जाता है। तो वो पदार्थ कौन सा होगा? बोलो सेमीकंडक्टर। चलिए नेक्स्ट जो सवाल है वो ये क्या है? बोला एक हीटर है जो 100 वाट और 200 वोल्ट के तार को बीच से दो टुकड़े कर समांतर क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट विभवांतर के स्रोत से जोड़ा जाता है, कितनी शक्ति प्राप्त होगी? ये इसी टाइप का सवाल हमने अभी बताया क्वेश्चन नंबर 6 में। तो आपका काम ये है कि इस सवाल को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आपको आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और इस सवाल का हम सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आगे बोला वेटस्टोन ब्रिज में भुजा प्रतिरोध पी क्यू आर एवं एस हो तो संतुलन की स्थिति में, तो संतुलन की स्थिति में होगा क्या? तो संतुलन की स्थिति में होता है P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। अगर मान लो कोई नहीं देखा है वेटस्टोन ब्रिज तो देख लीजिए। ये है मेरा वेटस्टोन ब्रिज। ये है P, ये है Q, ये है R और ये है S। तो इस तरह से ये जुड़ा रहता है। ये है मेरा वेटस्टोन ब्रिज। तो हमें ये बोला है कि जब ये संतुलन की स्थिति में होता है तब क्या होता है रिलेशन? तो संतुलन की स्थिति में होता है P बाई क्यू इजकल टू आर बाई एस। P बाई क्यू इजकल टू आर बाई एस। तो P बाई क्यू इजकल टू आर बाई एस मतलब ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सवाल है क्या वो पढ़ो। बोला एक धातु का घनत्व स्मॉल डी एवं विशिष्ट प्रतिरोध जो कि है रो है, इससे एक तार बनाना है जिसकी लंबाई L है। तो ठीक है, प्रतिरोध R हो, धातु को कितना द्रव्यमान चाहिए? तो हमें मास निकालना है कि हमें कितना मास चाहिए। उसका डेंसिटी कितना है? D है। उसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना है? रो है। इसको रो पढ़ते हैं, रो ऐसे लिखता है, रो। इसे हमें क्या बनाना है? तार बनाना है। उस तार का लंबाई कितना है? L है। और प्रतिरोध कितना है? R है। तो हमें बनाना धातु को कितना द्रव्यमान चाहिए। तो आप इसका आंसर बताइए कि आपको कितना द्रव्यमान चाहिए। ये तो फॉर्मूला ही हमें पूछा गया है, तो आपको ये फॉर्मूला ही बताना है, ये फॉर्मूला कितना होगा। ठीक है, चलो जल्दी सुन हमें आंसर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 11 का वो कौन सा होगा, हमें कितना मास चाहिए। तो आप जान लो कि अगर एक धातु है जिसका घनत्व कितना है? D है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना है? रो है। ठीक है, उसकी लंबाई कितना है? L है। उसका प्रतिरोध कितना है? R है। तो हमें चाहिए उसका मास। तो मास जो होता है वो कितना होता है? वो होता है रो। क्या होता है बोलो? रो होता है L स्क्वायर D और अपॉन में R। तो मास जो होगा वो होगा रो L स्क्वायर D अपॉन में R। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा? ए वाला। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन क्या होगा? ए वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल को जरा देखिए। नेक्स्ट सवाल है क्या भाई? इसे देखो, ये क्या बोला है आपको? 1 ओम का 3 प्रतिरोध
दिया गया है, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। बोला यू हैव बीन गिवन 3 रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, इच मिनिमम रेजिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग दिस। ये कुछ नहीं कटा हुआ है, अब जरा ध्यान देना। सबसे पहले अगर हम रेजिस्टेंस को, अगर हम रजिस्टर को सीरीज में जोड़ते हैं तो आर एस कितना होता है, R1 होता है, R2 होता है, और इस तरह से ये चलता जाएगा Rn तक। लेकिन अगर हम इसे समांतर क्रम में जोड़ें, पैरेलल में जोड़ें, तो ये होता है R1 1/R1 1/R2 1/R3, और इस तरह से ये चलता जाएगा। अब जरा यहाँ से आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, हमें चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम की बात हो रहा है। तो जरा बताओ कि यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस तो जोड़ा है लेकिन डायरेक्ट जोड़े हो, R1 में R2, R2 में R3, R3 में R4, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड। तो जब आप किसी नंबर को, जैसे हमारे पास दो नंबर है 2 और 3, अगर इस नंबर को हम डायरेक्ट जोड़ दे तो ये आ जाएगा 5। लेकिन अगर इसी नंबर को हम ऐसे जोड़ते हैं 1/2 और 1/3, तो इसका जो वैल्यू है वो छोटा हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू तो आपको रजिस्टर को जोड़ना होगा किस श्रेणी में, किस क्रम में जोड़ेंगे, तो हम बोलेंगे उसे हम जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। लेकिन अगर हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू तो हमें उसे जोड़ना होगा समांतर क्रम में, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड होता है। तो डिवाइड होने का मतलब वैल्यू छोटा, अब वैल्यू छोटा होगा तो हमें मिलेगा मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट सम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मिलेगा वो मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू, तो हमें क्या सवाल है, अब पढ़ते हैं। आपको 1-1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है, हमें चाहिए उसका मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू हमें कहाँ मिलेगा, तो मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगा जब हम इसे जोड़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़ते हैं भाई, 1/Rp, 3 है ना, तो 1/1 1/1 1/1 छोड़ देंगे तो 1 1 1, कितना आएगा बोलो, 3 ओम आएगा। तो मिनिमम जो आएगा, वो मिनिमम जो आएगा वो कितना आएगा बोलो, 3 ओम आएगा। यहाँ से मिसप्रिंट है, ये मिनिमम जो आएगा वो 3 आएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 3 ओम होगा, और ऑप्शन नंबर कौन सा बोलो, बी। अब देखो इसमें हमें फर्क नहीं पड़ा क्योंकि एक एक था, इसलिए 1/1 1/1 1/1 भी कीजिएगा तो 1 ही आएगा। लेकिन अगर हम इसे सीरीज में जोड़ेंगे तो भी 3 ही आएगा। लेकिन आपको ये कंसेप्ट ध्यान देना है कि अगर ये 1/1 ना होके 2/2 होता तब फर्क पड़ जाता है ना। इसीलिए तुक्केबाजी नहीं करना है कि सर हम इसमें सीरीज में जोड़ेंगे तो भी हमें 3 ही आ रहा है और इसमें करेंगे तो भी 3 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे गलत से आपका ऑप्शन में सवाल में कितना लिखा हुआ, 1/1, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस 1/1 के जगह पे अगर मान लो हमें 2/2 मिल जाए या 3/3 मिल जाए तो हमें दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, ये सवाल ही मेरा गलत है अभी। नेक्स्ट बोला एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है द रेजिस्टेंस ऑफ द ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर। तो आइडियल वोल्ट मीटर जो है, आइडियल वोल्ट मीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, तो आप याद रखना उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। तो अगर तुम्हारे पास आइडियल वोल्ट मीटर है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, तो वो होता है इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखेंगे और नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो क्या है, वो है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 15 में है। बोला 2-2 ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है, महत्तम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। देखो भाई अब ये आगे सवाल अभी इसी का बात कर रहे थे कि 2-2 ओम का तुम्हारे पास 3 प्रतिरोध है और उसके हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। और हम आपको बता दिए मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब उसे हम जोड़ेंगे सीरीज में। तो 2-2 है, 2-2 ओम का 3 प्रतिरोध है। तो जरा बताइए, ये 3 प्रतिरोध है हमारा और तीनों का जो प्रतिरोध है वो सेम है। ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है और ये भी 2 ओम है। हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम हमें तब मिलेगा जब हम इसे सीरीज में जोड़ेंगे। तो सीरीज में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 और प्लस में 2 कितना आ जाएगा बोलो, 6 ओम। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बोलो, 6 ओम होगा। ऑप्शन नहीं है लेकिन ऑप्शन वही होगा जो कि कितना हो, 6 ओम होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आदर्श
एमीटर का प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर। आइडियल एमीटर का जो रजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, तो शून्य होता है, जीरो होता है। अगर तुम्हारे पास आइडियल एमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, शून्य होता है, जीरो होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट तरफ। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये देखिए, बोला एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध R है, यह 4 प्रतिरोध की श्रेणी में है, कुल प्रतिरोध होगा, श्रेणी में है और कुल कितना होगा। तुम्हें बोला द रजिस्टर EJAR, पता नहीं गलत टाइपिंग कर देता है, चलिए हिंदी वाला पैट लेते हैं यहाँ पे। बोला एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना है, बोलो R है, यह 4 प्रतिरोध की श्रेणी में है, 4 प्रतिरोध की श्रेणी में है। हमें बताना है कि कुल प्रतिरोध कितना होगा। आप बताओ कि तुम्हारे पास जो रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना है, R है, ठीक है। अभी इस चारों रजिस्टर को हम लोग किस में जोड़े हैं, तो हमने जोड़ा है श्रेणी में। तो श्रेणी में होता है क्या, सम होता है, सबका वैल्यू सेम है, तो R प्लस आर प्लस आर प्लस आर, सम कर देगा, कितना आ जाएगा बोलो, 4R हो जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो, 4R हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए भाई आ गया। बोला प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक। तो सबसे पहले जानो कि रेजिस्टिविटी इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो होता है सिंबल वो होता है अल्फा, और ये अल्फा क्या होता है, ये होता है तुम्हारा रो माइनस रो नॉट अपॉन में रो नॉट इंटू में डेल्टा टी। ये हमारा फॉर्मूला है टेम्परेचर कोफिशिएंट का, रो माइनस रो नॉट बाई में रो नॉट इंटू में कितना होता है बोलो, इंटू में होता है, हाँ इंटू में होता है डेल्टा टी। तो हमें निकालना है इसका मात्रक, इसका यूनिट। कैसे निकालेंगे आप जरा ध्यान देना। देखो ये भी रो मतलब रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। तो अगर आप प्रतिरोधकता में से प्रतिरोधकता को घटाइएगा, रेजिस्टिविटी में से रेजिस्टिविटी को घटाइएगा तो क्या आएगा, रेजिस्टिविटी आएगा, मतलब ऊपर में रेजिस्टिविटी है। अब जरा देखोगे नीचे भी रेजिस्टिविटी है, दोनों कैंसिल आउट, बच गया क्या तुम्हारा डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब है टेम्परेचर में चेंज, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो होता है केल्विन में। तो केल्विन में अगर हम चेंज भी करेंगे तो क्या आएगा हमारा, केल्विन आएगा, लेकिन वो केल्विन कहाँ आएगा, नीचे आएगा, मतलब कि पर केल्विन। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, तो बोलेंगे पर केल्विन होता है। क्यों पर केल्विन होता है, क्योंकि ऊपर में है रेजिस्टिविटी का डिफरेंस, और रेजिस्टिविटी का जब डिफरेंस करेंगे तो रेजिस्टिविटी आएगा, और नीचे भी क्या है रेजिस्टिविटी, दोनों कैंसिल आउट, बचा तुम्हारा टेम्परेचर में चेंज, और टेम्परेचर में चेंज होता है केल्विन, तो हो जाएगा तुम्हारा 1/केल्विन मतलब पर केल्विन, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट बोला यदि ताप का मान हम 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान क्या होता है, बढ़ जाएगा, विल इंक्रीज, घट जाएगा, विल डिक्रीज, लगभग समान रहेगा, और नन, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो अगर हम लोग टेम्परेचर को मान को 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देते हैं तो हमारा जो प्रतिरोधकता गुणांक का मान जो होता है वो होता है, घट जाता है, तो हम बोलेंगे घट जाता है, विल डिक्रीज। तो अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान जो होता है वो क्या होता है, लोग घट जाता है, मतलब कि विल डिक्रीज। नेक्स्ट सवाल क्या है बोलो, लिखा हुआ है स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप, द हीट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर स्विचिंग। तो अगर आप स्विच को ऑन कर देते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो जलने लगता है, ठीक है। तो बल्ब जब जलने लगेगा तो वो हीट होगा, है ना। तो बोला है कि क्या होगा, बढ़ता ही जाता है, मतलब वो हीट बढ़ता ही जाएगा। प्रथम बढ़ता है तब घटता है, मतलब पहले बढ़ता है फिर घटता है, फिर बोला फिर पहले घटता है और फिर बढ़ता है। ये ऑप्शन डी जो है बोला बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है। तो हमें ये बताना है कि जब हम स्विच को ऑन करते हैं
तो बल्ब जलता है, तो जलेगा तो टेम्परेचर उसका बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका जो ताप है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद वो टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो हमारा जो आंसर होगा, हम बोलेंगे पहले तो भलेगा, पहले तो बढ़ेगा लेकिन बाद में जाके वो स्थिर हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि बल्ब जला दीजिए आपका टेम्परेचर जब बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अगर ऐसा होता तो एक टाइम के बाद तुम्हारा बल्ब जो है वो ब्लास्ट हो जाता, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता। लेकिन ये होता है क्या कि टेम्परेचर तो एक बार बढ़ता है और बढ़ने के बाद क्या होता है, वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन का 20 का हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 21 है वो क्या बोला है कि 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर होगा। तो तुम्हारे पास एक हीटर है, तुम्हारे पास एक हीटर है और उस हीटर का पावर कितना है, 100 वाट है, और हम लोग उसको कितना देर तक यूज किए हैं, तो 2 मिनट तक उसको यूज किए हैं। तो हमें ये बताना है कि वो कितना ऊर्जा खपत करेगा, कितना ऊर्जा वो लेगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि वो कितना ऊर्जा लेगा या कितना ऊष्मा हमें देगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसे आप सोल्व करो पहले कि क्या होता है इस आंसर। तो हमारे पास 100 वाट का हीटर है और उसको हमने 2 मिनट तक जलाया। तो अगर आप 100 वाट के हीटर को 2 मिनट तक जलाइएगा, अगर आप 100 वाट के हीटर को 2 मिनट तक जलाइएगा तो कितना ऊष्मा वो देगा। तो आपके पास हीटर का जो पावर है वो कितना है, बोलो 100 वाट है, और हमने टाइम कितना दे दिया है, टाइम जो हमने दे दिया है वो 2 मिनट दिया है। 2 मिनट का मतलब होता है 2, इसको सेकंड में कन्वर्ट करो तो 1 मिनट का मतलब 60 होता है, 2 मिनट का बोलो 2 गुना 60, 2 गुना 60 करेंगे तो आएगा 120। ये कितना आ जाएगा बोलो 120। तो हमारा टाइम तो आ गया 120, हमें निकालना है हीट, हमें निकालना है उष्मा। H जो होता है वो होता है P इंटू टी, याद रखिएगा H कितना होता है P इंटू टी। P का मान कितना है 100, P का जो मान है वो 100 है, टाइम का वैल्यू कितना है, टाइम का वैल्यू 120। तब इसे मल्टीप्लाई कर देगा तो ये आ जाएगा 12 पे 3 जीरो, ये आ जाएगा जूल। किसमें आ जाएगा बोलो जूल। अब हमें यहाँ देखेंगे ऑप्शन तो ऐसा दिख नहीं रहा, लेकिन आप एक काम करो, आप इसे ऐसे लिख सकते हो 12, ये 3 है ना, इसको आप लिख 10 का पावर 3, तो 12 गुना 10 का पावर 3। अगर ये ना लिख के हम ये भी लिख सकते हैं, 10 का पावर 3 का मतलब होता है किलो, तो हम इसे लिख देंगे 12 किलो जूल, 12 किलो जूल। तो ऑप्शन खोजेंगे तो हमारा जो ऑप्शन है वो ये लिखा हुआ है 12 गुना 10 का पावर 3, 12 गुना 10 का पावर 3 जूल। अगर मान लो जूल ना रहता तो क्या रहेगा 12 किलो जूल। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा वो क्या होगा 12 किलो जूल। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, बोला बोला 1000 वाट का हमारे पास हीटर है, हमने 220 वोल्ट से चिन्हित है, मतलब उस हीटर पे वोल्टेज कितना लिखा हुआ 230 वोल्ट। बोला उसका प्रतिरोध क्या होगा, उसका आर का मान क्या होगा। तो ये तो काफी आसान सवाल है। कैसे आसान है, क्योंकि हमें पावर पता है, पावर हमें कितना पता है 1000, और हमें उसका वोल्ट कितना पता है, वोल्टेज कितना पता है बोलो, वो है 230 वोल्ट। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना उसका प्रतिरोध। आपको भी फार्मूला बताया था इसी सेशन में कि P इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बटे आर। P इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर बटे में आर। तो जरा बताओ यहाँ से आर क्या हो जाएगा, आर जो आ जाएगा वो आ जाएगा वी स्क्वायर बटे में पी। वी का मान कितना है, तो वी का जो मान है वो है हमारा 230, तो लिखेंगे 230 गुना में 230 बटा में पी, पी का मतलब 1000। अब इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, सही है ना, सॉल्व करो। ये 2 जीरो कैंसिल आउट, गलत कर दिया, 1000 है तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 23 इंटू 23 कीजिएगा आपका आएगा 529, 529 को 10 से डिवाइड कीजिएगा आएगा तुम्हारा 52.9, 52.9। तो हमारा आंसर होगा 52.9, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो हमें जब भी निकालना हो रेजिस्टेंस लगा देना वी स्क्वायर बटे पी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 23 में है क्या भाई, 23 में हमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध धारा घनत्व के लिए जाता है। मतलब हमें बताना है करंट डेंसिटी,
क्या पूछा हमसे? हमसे पूछा है करंट डेंसिटी, हमसे पूछा है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का हमसे फॉर्मूला पूछा गया है। तो करंट डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं जैसे, और करंट डेंसिटी जो होता है वो होता है आई बाई ए, आई बाई, तो करंट डेंसिटी जो होता है वो होता है आई बाई ए। तो आई बाई ए मतलब ऑप्शन ए। अगर मान लो हमें यहाँ से उसका अगर पूछ ले यूनिट, तो आई का तो एम्पियर होता है और ए का मीटर स्क्वायर होता है, तो हम बोलेंगे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अगर हमें यहाँ से पूछ ले डायमेंशन, क्या पूछे बोलो, अगर हमें यहाँ से पूछे डायमेंशन, तो आई का डायमेंशन तो कैपिटल ए हो जाएगा, और एरिया है ना, एरिया का डायमेंशन होता है एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा, एल का पावर -2 आ जाएगा और ए का पावर 1 आ जाएगा। लेकिन हमें सवाल में सिर्फ फार्मूला पूछा है, जरूरी नहीं कि आपसे फार्मूला ही पूछे, आपसे पूछ सकता है उसका यूनिट भी पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है उसका डायमेंशन में, आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस टाइप का राशि है, तो हम बोलेंगे ये सदिश राशि है, ये स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है बोलो, वेक्टर क्वांटिटी है। तो करंट डेंसिटी जो है वो किस टाइप का राशि है, तो हम बोलेंगे ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये सदिश राशि है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई बाई ए होता है। इसका डायमेंशन क्या होता है, एल का पावर -2 ए का पावर 1 होता है। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्या है, बोला एक रॉड का प्रतिरोध 12 ओम है, एक वर्ग के रूप में 24, ये भी इसमें प्रॉब्लम है। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बोला हमारे पास 3 बल्ब है, एक बल्ब जो है वो 40 वाट का है, एक बल्ब जो है वो 60 वाट का है, और एक बल्ब जो है वो 100 वाट का है। हमें बताना है इनमें से सबसे कम प्रतिरोध किसका है। अब देखो, अब यहाँ पे हमने सवाल में ये नहीं बताया कि वोल्टेज हमें कितना लेना है। तो आप जरा ये जानो ना कि सारे बल्ब को हम लोग कहाँ यूज करेंगे, सारे बल्ब को जो हम लोग यूज करेंगे वो अपने घर में यूज करेंगे, और हमारे घर में जो वोल्टेज आता है वो कितना वोल्ट आता है बोलो, 220 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि इन सारे तीनों बल्ब का जो वोल्टेज है वो फिक्स है, और वो कितना है बोलो, 220 वोल्ट है ना, और ये हमारा कांस्टेंट है। ये जो है हमारा वो क्या है बोलो, ये हमारा कांस्टेंट है। लेकिन हमें बताना है पावर के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो आप बताओ कि P क्या होता है, P होता है V स्क्वायर बटे में R। तो R क्या हो जाएगा बोलो, V स्क्वायर बटे में P। तो ये तो कांस्टेंट है, V जो है कांस्टेंट है, तो V स्क्वायर भी कांस्टेंट आएगा, तो बचा तुम्हारा R और P। तो हमें यहां से दिख रहा है कि R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P का, R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका बोलो, P का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप P को बढ़ाइएगा तो R कमेगा, और P को घटाएंगे तो R बढ़ेगा। तो हम ये देखेंगे किसका P का मान ज्यादा है, जिसका P का मान ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसका P का मान कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो P का मान देखो सबसे ज्यादा कौन है बोलो, 100। तो P का मान अगर 100 है, मतलब कि पावर अगर 100 वाट है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो सबसे कम होगा। तो सबसे कम किसका होगा, तो हम बोलेंगे 100 वाट का। क्या है रीजन इसके पीछे में, तो हम बोलेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर का, और पावर को अगर बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका बोलो, 100 वाट का। 100 वाट का बल्ब का रेजिस्टेंस जो है वो सबसे कम होगा। लेकिन अगर सबसे ज्यादा पूछ दिया जाए तो 40 होगा, क्योंकि 40 सबसे छोटा है, छोटा वैल्यू रखिएगा तो बड़ा वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो ये रहा, बोला कि एक 4 किलोवाट का बल्ब, ये बल्ब है, एक 4 किलोवाट का बल्ब 2 घंटे प्रतिदिन उपयुक्त किया जाता है, तो 30 दिनों में मान बताएं कि विद्युत ऊर्जा कितना वो खपत करेगा, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास से बल्ब है और उस बॉयलर है, बॉयलर, अच्छा चलो जो भी हो, तो हमारे पास एक 4 किलोवाट का बॉयलर है, और हम इसे पर डे कितना यूज करते हैं, तो पर डे हम इसे यूज करते हैं 2 घंटा, और हम कितने दिन तक यूज किए हैं, 30 दिनों तक। तो हमसे ये पूछा है कि हमें कितना विद्युत ऊर्जा होगा। तो ठीक है, तो इस सवाल को आप सॉल्व कीजिए, 26 नंबर सवाल को, और आंसर बताइए हमें।
चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें पावर जो है ना, हमें पावर कितना दिया हुआ बोलो, हमें जो पावर दिया हुआ है वो 4 किलोवाट दिया हुआ है, ठीक है ना। हम उसे 2 घंटा प्रतिदिन यूज करते हैं, तो 30 दिन में हम कितना यूज कर लेंगे, तो टोटल टाइम हमें कितना मिल जाएगा, 2 गुना 30, मतलब कि हमें टोटल हमने 60 घंटा उसको यूज कर लिए। तो जो हमारे पास जो बॉयलर है, तो बॉयलर को हमने यूज कितना घंटा किया बोलो, 60 घंटा। हमें बताना है कि वो कितना ऊर्जा खपत करेगा, तो हमें बताना है खपत ऊर्जा। तो खपत ऊर्जा कितना होगा, तो खपत ऊर्जा निकालेंगे, तो वही हमने बताया था अभी, P इंटू टी। P इंटू कितना बोलो, T। P का मान कितना है, 4 किलोवाट। 4 किलोवाट इंटू में कितना, टी हमें कितना है बोलो, 60। 60 घंटा गुना कर देगा, 240 आ जाएगा, 240 किलोवाट घंटा। अब आप बता दें 1 किलोवाट घंटा जो है वो 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा जो है वो कितने के बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। तो 240 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होगा बोलो, 240 यूनिट के बराबर होगा। तो 240 किलोवाट जो है वो 240 यूनिट के बराबर होगा, मतलब कि हमारा ऑप्शन जो होगा 240 इकाई। इकाई का मतलब यूनिट। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट सवाल जो रहा हमारा ये है। ये हमें सवाल क्या बोला कि 836 वाट का हीटर 1 लीटर पानी गर्म करने के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक कितना समय लेगा। हाउ मच टाइम विल एन 836 watt heater take to heat 1 liter of water from 10 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा ऑप्शन है 50 सेकेंड, 100 सेकेंड, 150 सेकेंड, 200 सेकेंड। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी। तो इस सवाल का आंसर हम क्या करेंगे, तो हमें ये बताया गया है कि हमारे पास एक हीटर है जो कि कितना है बोलो, 836 वाट का है, और हमने उस हीटर से 1 लीटर पानी को गर्म करना चाहते हैं, और उसके लिए हमने टेम्परेचर को 10 डिग्री से कहाँ तक बढ़ा दिए बोलो, 40 डिग्री तक बढ़ा दिए। तो हमें बोला कितना समय हमें लगेगा, तो हमें जो समय लगेगा वो लगेगा 150 सेकेंड। कितने सेकंड का समय लगेगा बोलो, 150 सेकंड का हमें समय लगेगा। तो हमें समय जो लगेगा 150 सेकंड का लगेगा। बोला 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा जो है वो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होता है, और इसी को बोलते हैं 1 यूनिट। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा, और ये कितने के बराबर होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो ये हमारा आंसर जो है यहाँ पे 6 होगा, ऑप्शन नंबर डी। 1 किलोवाट घंटा जो है वो कितने के बराबर होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट बोला स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ हेल्थी ह्यूमन बॉडी। तो एक स्वस्थ व्यक्ति है तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो सका है, तो बोला है 50,000 ओम, 10,000 ओम, 1,000 ओम और 10 ओम। बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा कि एक स्वस्थ मनुष्य का प्रतिरोध कितना होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का प्रतिरोध कितना होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य का प्रतिरोध जो होता है भाई वो 50,000 होता है। तो अगर एक फिट व्यक्ति है पूरी तरह से, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 50,000 ओम। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो ये रहा। बोला 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, यदि धारा का विभवांतर कितना है बोलो, 15 वोल्ट है, तो हमें काज निकालना है। बोला ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, ए करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लो थ्रू ए वायर फॉर 10 सेकेंड। कितने सेकेंड बोलो, 10 सेकेंड। बोला इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज 10 वोल्ट, तो वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 10 वोल्ट है। तो हमें बोला देन द वर्क डन विल बी, तो हमें वर्क डन निकालना है, हमें वर्क डन निकालना है, मतलब हमें डब्ल्यू निकालना है। ऑप्शन है 150 जूल, 1500 जूल, 75 जूल, 750 जूल। ठीक है, इसे आप सॉल्व करें जल्दी सुन कि इस सवाल का आंसर कितना आएगा।
चलो यहाँ पे देखो कि हमने क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ धारा का मान, धारा का मान कितना है बोलो 10 एम्पियर। तो आई का मान हमें दिया हुआ 10 एम्पियर, ठीक है ना। हमें टाइम दिया हुआ है, हमें टाइम जो है दिया हुआ है वो 10 सेकेंड दिया हुआ है। हमें वोल्टेज कितना दिया हुआ है, तो हमें वोल्टेज दो दिया हुआ है, वो 15 वोल्ट दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, हमें कार्ज। तो हम पढ़ चुके हैं कि P बराबर डब्ल्यू बाई टी, पी बराबर डब्ल्यू बाई टी। कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो जरा यहाँ से बताइए कि डब्ल्यू कितना आ जाएगा। तो डब्ल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा पी इंटू टी। तो डब्ल्यू जो आ गया हमारा आ गया पी इंटू टी। लेकिन हमारे सवाल में पावर का मान नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, पावर का वैल्यू रख देंगे वी और आई के टर्म में। तो पी बराबर होता है वी आई। P बराबर कितना होता है वी आई। तो P का मान डाल दो वी आई, तो ये हो जाएगा वी आई और इंटू में कितना T। सारे का मान वैल्यू पुट करो। V का मान कितना है 15, I का मान कितना है, I का मान है 10, टाइम का मान कितना है, टाइम का जो मान है वो भी 10 है। सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1500। कितना आ जाएगा बोलो 1500 जूल। तो अगर 10 एम्पियर की धारा को एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो तार का विभवांतर अगर 10 वोल्ट है तो कितना कार्य होगा, तो कार्य जो होगा वो हो जाएगा 1500 जूल। कितना कार्य हो जाएगा बोलो, तो वो हो जाएगा मेरा 1500 जूल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट सवाल जो हमारा ये रहा। ये सवाल क्या है बोलो, बोला 50 ओम प्रतिरोध एक तार से जिसका विभवांतर कितना है 7 वोल्ट 20 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो हमें बताना है कि कितना उष्मा उत्पन्न होगा। चलिए इसे आप सॉल्व कीजिए कि 31 का सवाल सॉल्व कीजिए और इसका आंसर हम बताइए। आपके पास 1 मिनट का टाइम है। चलो देखो यहाँ पे कि तुम्हारे पास रेजिस्टेंस, सवाल को पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है 50 ओम। रेजिस्टेंस का मान हमें दिया हुआ है 50 ओम दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दिया हुआ बोलो, टाइम जो है हमारा 20 मिनट है, मतलब कि 20 गुना 60। 20 गुना 60 कीजिएगा मतलब कि 1200 सेकेंड। तो टाइम जो है हमारा वो 1200 सेकेंड है। अच्छा हमें वोल्टेज भी दिया हुआ है, वोल्टेज जो हमें दिया हुआ है वो कितना वोल्टेज है बोलो 7 वोल्टेज। हमें 7 वोल्ट का दिया हुआ, हमारे वोल्टेज का वैल्यू कितना है 7, ठीक है ना। तो हमें ये निकालना है कि हमें उष्मा निकालना है। तो हम जानते हैं कि H क्या होता है, H आपने पढ़ा होगा कि H होता है आई स्क्वायर आर टी। एच बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर टी। अब देखेंगे क्या हमें सारा वैल्यू पता है, तो हमें आर का मान भी पता है, हमें टी का मान भी पता है, लेकिन हमें आई का मान नहीं पता। कोई दिक्कत नहीं है, हम आई को चेंज कर देंगे। आप बताओ वी बराबर क्या होता है आई आर। बी बराबर क्या होता है बोलो आई आर। तो आर कितना हो जाएगा, यहाँ से आर जो हो जाएगा वी बटा आई, वी बटा आई। तो सॉरी यहाँ से आई कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आई का मान कितना हो जाएगा v बटे आर। तो यहाँ से बताइए कि आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोल देंगे वी स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का मान आया वी स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर। तो आप यहाँ से अगर पुट कीजिएगा तो वी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा वी स्क्वायर इंटू टी और बटे में आर। सारे का वैल्यू आप पुट कर दो। v का वैल्यू कितना है 7, 7 का हो जाएगा 7 गुना 7, 7 गुना 7। टाइम का मान कितना है 1200, हो जाएगा 1200। आर का मान कितना है, आर का मान है 50, तो हो जाएगा 50। काट दीजिए, ये कट गया यहाँ से, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 को 20, तो 7 सत्ते 49, 49 गुना 24। अब इसे सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वो हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, ये क्या बोला है, विद्युत परिपथ का शक्ति होती है, तो हमें निकालना है शक्ति, इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो हम बताया अभी P बराबर क्या होता है वी आई, P बराबर क्या होता है वी आई। तो यहाँ पे वी आई नहीं है, या हम ये भी लिख सकते हैं P बराबर वी आई। आप यहाँ से V को चेंज कर दो, V बराबर हमने पढ़ा है आई आर, V बराबर आई आर। तो P बराबर वी आई पुट करो, V का मान है आई आर, आई में तो हो जाएगा आई आर
और इंटू में आई, सॉल्व कर देगा, हो जाएगा आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर कितना हो जाएगा आर, या हमने यहाँ से आई निकाल लेंगे। आई आई क्या हो जाएगा बोलो, बी बटे आर। तो पी का मान कितना आ जाएगा बोलो, आई का मान ये तो हो जाएगा वी, आई का मान है वी बटे आर, तो ये हो जाएगा वी बटे आर। सॉल्व कर देंगे, पी कितना हो जाएगा वी स्क्वायर बटे आर। तो हमने पी का 3 फार्मूला आपको पढ़ाया, बी का हमने 3 फार्मूला भी बताया आपको, और वो 3 फार्मूला क्या है, ये पी बराबर वी आई, नहीं है तो वी स्क्वायर बटे में आर, नहीं तो आई स्क्वायर बटे में आई स्क्वायर आर। तो यही 3 फार्मूला हमें शक्ति का पता है, वी आई, वी स्क्वायर बटे आर और आई स्क्वायर बटे में आर। अब ऑप्शन को खोज लीजिएगा कि वो कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है ना, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट बोला एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है शक्ति का, ऊर्जा का, आवेश का, विभवांतर का। तो आप हमें बताओ कि एम्पियर घंटा जो है वो किसका मात्रक होता है, एम्पियर घंटा जो है वो किसका मात्रक होता है, कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, आप बताइए। ऊर्जा का होता है, शक्ति का होता है, आवेश का होता है कि विभवांतर का होता है, ऊर्जा का होता है, शक्ति का होता है कि विभवांतर का होता है। तो एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है वो होता है आवेश का। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है बोलो, आवेश का। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, तो आवेश का होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। चलो नेक्स्ट सवाल क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है वो किस पे आधारित है बोलो, ऊर्जा संरक्षण के नियम पे। और किरचॉफ का फर्स्ट नियम किस पे आधारित है बोलो, आवेश संरक्षण के नियम पे। नेक्स्ट बोला व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु जो है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, उसमें क्या लगा रहता है, उसमें लगा रहता है रजिस्टर, और हम लोग रजिस्टर को ही तुलना करते हैं। तो किसको तुलना करेंगे, तो बोलेंगे प्रतिरोध का। किसको तुलना करेंगे, तो बोलेंगे हम लोग प्रतिरोध का। तो चलो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं अपने सेशन को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि उन सबको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। चलिए धन्यवाद।